बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। कल एक और अहम तरीन दिन है। ज़ाहिर है एक जमहूरी अमल मुकम्मल होना है। 14वें आइनी सदर जो हैं उनकी हलफ ज़ाहिर उनका इलेक्शन होना है और उसके बाद फिर उनकी हलफ बर्दारी भी होगी। 14वें सदर के लिए जो मुंतखब उम्मीदवार हैं सबके मुत्तफ़िक़ा मुंतखब कहा जा सकता है कि अभी तक के मुत्तफ़िक़ा उम्मीदवार जो हैं वो आसिफ अली ज़रदारी साहब हैं। आज गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया सदर आरिफ अलवी साहब को, लेकिन आरिफ अलवी साहब के टर्न्योर के ऊपर तो मुझे लगता है काफ़ी हम बात कर सकते हैं। बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात आज भी जो अब हुक्मरान जमात है उस वक्त की जो अपोजिशन थी आज भी उन्होंने उन चीज़ों की कहीं ना कहीं उनकी बाकियात के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि सारी चीज़ें जो हैं सदर आरिफ अलवी के दौर में जिस तरह से आइन शिकनी की गई वो अमल अब तसलसल का शिकार नहीं रहेगा, बल्कि ज़ाहिर उसका तात्तुल आएगा और एक नई हिकमत अमली के साथ ऐवान जो है आगे बढ़ रहा है। और इसी के साथ साथ सदर का आइनी जो ओहदा है वो भी अपनी तरफ से जितने भी जो तहफ़्फ़ुज़ात जो सदर के आइनी हैसियत में आरिफ अलवी के दौर में रहे हैं उनको ख़त्म किया जाएगा। अब ये मामला तो कल तक के लिए टल ही गया है कि ज़ाहिर है कल जब पूरा इलेक्टोरल कॉलेज जो है, अच्छा इसमें एक अहम बात यह भी है कि आज हमने महमूद खान अचकज़ई साहब को देखा कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन में एक ख़त लिखा है। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो पूरा नहीं है, इसलिए जो सदारती इंतखाबी अमल है उसको रोक दिया जाए या उसमें कुछ तातुल पैदा किया जाए। लेकिन अभी तक मेरे पास ये इत्तलात नहीं है कि इलेक्शन कमीशन इस बाबत क्या करेगा या उसका मजीद फैसला क्या होगा। लेकिन तय यही है कि कल जो है वो सदारती इंतखाबी अमल जो है उसमें होना है, सूबाई असम्बलियों में भी अमल होना है, फिर कौमी असम्बली में भी होना है और उसका एक पूरा प्रॉपर प्रोसीजर मौजूद है। पाकिस्तान के सियासी मंजर में हम बड़ी सारी बातें सुन रहे हैं, सियासी हिजान की बातें भी हैं लेकिन मेल मुलाकातें भी हैं। अभी पिछले दिनों मैं देख रही थी, बल्कि पूरा वीक मेरा ख्याल है जो गुजरा है उसमें फॉर्म 45 के अपलोड होने से ऑफलोड होने तक और फिर उसमें टैंपरिंग की बातें और सो ऑन एंड ऑन वो सब चलता रहा। लेकिन इस सब में मुलाकातें बातें भी हो रही हैं। ये महमूद खान अचकज़ई साहब को जब सदारत के लिए मुंतखब किया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, जो कि जाहिर है अल मारूफ PTI है, उसने तो उस वक्त ये कहा गया कि भाई ये वही महमूद खान अचकज़ई साहब हैं जिनके बारे में बानी तहरीक इंसाफ न जाने क्या कुछ कहा करते थे। लेकिन बहरहाल अब अच्छी खबर ये मैं कह सकती हूँ जो मुझे बेहतर लग रही है शायद वो ये है कि सब लोग डायलॉग की तरफ आ रहे हैं, कम ज़्यादा थोड़ा बहुत लेकिन पहल हो रही है। कल MKM पाकिस्तान ने भी सदर के इंतखाब के लिए अपने वोट जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की झोली में भर दिए हैं और आज ज़रा हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए बड़े चैलेंजेस हैं। PTI मुझे लगता है जो कि ज़ाहिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तौर पर उभर रही है, वो उनके बारे में खबर है कि वो रमज़ान के बाद में एहतजाज की तरफ जाने की बात कर रहे हैं। क्या अभी तक उनकी जो कहते हैं स्ट्रीट पावर वो मौजूद है या नहीं है, इस पर बात करेंगे। इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जो मुझे ज्वाइन कर रही हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के भी, उनसे बात करेंगे। उज़मा कारदार रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज़ की, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब जिन्होंने जाहिर है कल एक बड़ा फैसला लिया, गो के यहाँ वो FIR कटवा रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों के नामों की, तो जरा उनसे भी पूछेंगे कि ये FIR कटवाते कटवाते आप तो वोट डालने पहुंच गए हैं। लेकिन जरा हुक्मरानों से पहले बात करना जरूरी है। उज़मा कारदार साहिबा आपसे बात का आगाज करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया उज़मा साहिबा कि आपने वक्त दिया। ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है जो सदारती इंतखाब के हवाले से तो मैं बात नहीं करना चाहूँगी, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी कि इस वक्त जो इत्तेहाद आप लोग लेकर आगे बढ़ रहे हैं इस पर काफ़ी चेमक गोइयाँ हैं। आज जब ये खबर नशर की गई मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स पर कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनको वजारत दाखिला मिलने का इम्कान है या मुशीर दाखिला बन जाएंगे वो, इसके साथ साथ ये खबर कि ज़ाहिर वजारत ख़जाना जो है वो भी मुस्लिम लीग नवाज़ के पास नहीं रही है, तो मुझे ये बताना पसंद फरमाएंगी आप कि ये जो हुकूमत आप लोगों ने फर्म की है इसमें किस हद तक आप डिलीवर कर सकेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है अभी तक कि काबीना में जो अहम वजारतें हैं वो मुस्लिम लीग नवाज़ वैसे ही विड्रॉल कर रही है। जी बहुत शुक्रिया सना, आपने मुझे इनवाइट किया। वेलकम। आपने खुद एक वर्ड यूज किया चैमगोइयां, तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल वही है कि हर तरफ स्पेकुलेशन हो रही है क्योंकि अभी कैबिनेट जो है वो अनाउंस नहीं हुई है। पंजाब की कैबिनेट जो है 18 हमारे वुज़रा हैं वो अनाउंस हो चुकी है और उनको अपना जो भी उनका पोर्टफोलियो है वो भी तकरीबन अब मिल रहा है आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन सेंटर में अभी कोई चीज जो है वो फाइनल नहीं हुई है। आप सही कह रही हैं कि हमारे जो चैलेंजेस हैं वो पहाड़ जितने हैं। ये जो हुकूमत लेना है
ये इसमें कोई वो एक खुशी का एलिमेंट नहीं है। आपको पता है कि ये इसलिए ये हुकूमत ली गई क्योंकि जमहूरियत को डिरेल होने से बचाना था। किसी भी पार्टी को सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिली थी। अगर हम लोग मिल के ये हुकूमत ना बनाते तो आप सोचो फिर क्या होता, फिर मुल्क किस तरफ ये जा रहा होता। जब यानी कि फिर आप सोचे कि फिर इंतशार शुरू हो जाता, फिर जमहूरियत जो है कारदार साहबा, देखिए मैं एक उसूली बात आपसे पूछूं, मुझे ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर जो मखसूस नशिस्तों का मामला है, चाहे वो पंजाब असेंबली के हवाले से हो, कौमी असेंबली का हो मामला, वो उसमें एक तातुल है। आप समझती हैं कि इसके बगैर जो सदारती इंतखाबी अमल है उसकी तरफ बढ़ा जा सकता है और ये किसी किस्म की कानूनी पेचीदगी पैदा नहीं करेगा आपकी हुकूमत के लिए? मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आज इनका जो एक इस्तदा थी वो रद्द हो गई है हाई कोर्ट से। हमारे पंजाब में तो आज जो ख्वातीन शामिल हुई हैं उन्होंने अपना ओथ भी ले लिया है, तो हमारे तो नंबर सारे पूरे हो गए हैं, कोई मसला नहीं है, और मेरे ख्याल में बाकी भी हो जाएंगे पूरे। अब आप देखें, इसमें हम तो एक सियासी जमात हैं, ये तो सुन्नी इत्तेहाद का और इलेक्शन कमीशन का मामला है। इनको चाहिए था बानी साहब को कि किसी और पार्टी से, ऐसी पार्टी से इल्हाक करते जिनके पास रिजर्व सीटों का जो है वो एप्लीकेशन और कोटा होता। इन्होंने जमात इस्लामी को भी जो था भगा दिया, क्योंकि इन्होंने कहा जी केपी में तो हम आपके साथ रहेंगे, हम सेंटर में नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा जी ये सौदा में मंजूर नहीं है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने तो अप्लाई नहीं किया, उन्होंने तो रिजर्व सीटों का कहा था कि हमें चाहिए नहीं। तो जब ऐसी जमात के साथ आप इत्तेहाद करेंगे, फिर आप रोने पीटने से क्या फायदा है? ये आपने अपने पांव पे फिर दोबारा, जिस तरह पहले आपने कुल्हाड़ियां मारी है, फिर एक जोरदार कुल्हाड़ी मारी है। देखिए, हम एक आईन और कानून के मुताबिक चलते हैं। जो कानून कहता है, जो आईन कहता है, वो सब सियासी देखिए जब आप हक की बात करते हैं ना उस्मा साहबा, देखिए जब आप हुकूक की बात करते हैं ना, तो पार्लियामान के अंदर फिर हुकूक सबके मसावी होने चाहिए ना। अगर आपके मखसूस नशिस्तों के लोग ज़ाहिर है हलफ भी उठा रहे हैं, उनको सीट्स भी आप लोगों को मिल गई हैं, तो ऑपोजिशन मेरा ख्याल है जैसा तैसा भी मामला आपके चल रहे हैं उनके साथ, लेकिन उनकी जो मखसूस नशिस्तों की डिमांड है उसको कहीं ना कहीं आपने आईनी तहफ़्फ़ुज़ तो देना होगा ना। ऐसा तो नहीं है ज़ाहिर पार्लियामान नहीं करेगी, लेकिन ट्रिब्यूनल्स के थ्रू उनकी जो चीजें चल रही हैं, इलेक्शन कमीशंस में चल रहे हैं मामला, फिर ज़ाहिर हाई कोर्ट्स के अंदर उन्होंने एप्लीकेशंस लगाएंगे, तो उस वक्त तक आपको ठहरना, आप समझते हैं कि ठहर जाना चाहिए, इस प्रोसेस को रुक जाना चाहिए? सदारती वाले मामले पर बात कर रही हूँ मैं। नहीं जी, ये तो खुद नहीं रुके थे। हम लोगों को जब 20 सीट किया गया है तब तो इन्होंने शादियाने बजाए थे, इलेक्शन कमीशन के लिए ये खराज तहसीन पेश कर रहे थे, और इन्होंने 2 मिनट नहीं रुके, इन्होंने अगले बंदों को बुला के उनसे ओथ भी ले लिए थे। और अब भी देखेंगे तो आईनी मामला है ये, कोई हमारे हाथ में तो नहीं है। इनको 2020 से इनको इलेक्शन कमीशन मौका दे रहा था इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का। आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने इनको मिन्नतें की कि खुदा के लिए हमें कोई एविडेंस दिखा दो कि आपने इंट्रा पार्टी की है। ना इन्होंने करवानी थी, ना इन्होंने कराई। अब ये जनाब वावेला मचा के बैठे। एक सवाल मैं आपसे करना चाह रही हूँ, फिर मैं आगे, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं ब्रेक लूंगी, पहले एक सवाल का जवाब मुझे दीजिएगा। गुज़िश्ता रोज मेरा ख्याल है डे बिफोर यस्टरडे बात की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने, उन्होंने कहा कि जो 9 मई के लोग हैं मैं उनके लिए रूथलेस हो जाऊंगी। एक जाने वो ये कहती हैं कि अपोजिशन की भी मैं वज़ीर आला हूँ और वो मुझे समझें कि मैं उनकी वज़ीर आला हूँ। एक जानिब रूथलेस का पैगाम देना, दूसरी जानिब उनको अपनाइयत का पैगाम देना, ये दोनों आप समझती हैं कि एक साथ चल सकती हैं चीजें? देखिए, ये 2 मुख्तलिफ इश्यूज की आप बात कर रही हैं, प्लीज काइंडली इसको कंफ्यूज ना करें। मरियम नवाज साहिबा खुद उठ के गई ऑपोजिशन लीडर के पास और उन्होंने कहा कि मेरे दफ्तर के दरवाजे आप लोगों के सबके लिए खुले हैं। 9 मई का जहां तक ताल्लुक है, देखें 9 मई जो है वो उन लोगों का के मुतल्लिक आप बात कर रही हैं जिन्होंने रियासत पे हमला किया, जिन्होंने हमारे जो इदारे हैं उनको जलाओ घिराव किया, उनके शोहदा की भी हुर्मती की, हमारे एयर बेसिस पे अटैक किया,
उनके तो केसेस जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में चल रहे हैं। नहीं, मैं ये सवाल क्यों पूछ रही हूँ उस्मा, मैं ये सवाल कतई कलामी के साथ मैं ये सवाल क्यों पूछ रही हूँ आपसे, मैं इसलिए सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि जो आपकी ऑपोजिशन है पंजाब में, और जाहिर है तगड़ी ऑपोजिशन हमें दिखाई दे रही है, और विफाक में भी वो तैयारी कर रहे हैं एहतजाज की। अगर उनकी एहतजाजी कॉल्स आ जाती हैं, वो सड़कों पर आ जाते हैं, बाद अज रमजान ही रखिए अगर इस मामले को, तो फिर आप लोग किस तरह से उनको एंगेज करेंगे, बात करेंगे, या फिर उनको वही पकड़ धकड़ की सियासत होगी, मजीद सियासी कैदी अंदर जाएंगे? देखिए, अगर तो उन्होंने सियासी रवैये रखने हैं तो उनको चाहिए कि अब अपनी सिमत पार्लियामेंट की तरफ करें, पार्लियामेंट के अंदर बैठे, वो एक स्ट्रांग ऑपोजिशन है, आए हमें मशवरे दें, हमें बताएं किस तरह आगे बढ़ना है, हमें इकोनॉमी पे मशवरे दें, हमें कहें कि पब्लिक के जो मसाइल हैं वो किस तरह से हल करने हैं। अगर तो उन्होंने इंतशार की सियासत करनी है जिस तरह पहले की और 9 में अब वो भुगत रहे हैं, तो फिर तो रियासत चूड़ियां पहन के नहीं बैठी हुई, फिर तो इसकी इजाजत भी नहीं दी जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता इस तरह के जो सियासी इस्तेहकाम और माशी इस्तेहकाम जुड़ा हुआ है। अगर एक नहीं होगा तो दूसरा भी नहीं होगा। अब सारी जमातों को चाहिए कि अपनी जात को पीछे रखें और पाकिस्तान को अपनी रेड लाइन बनाएं, पाकिस्तान की खातिर कुर्बानी दें, पाकिस्तान की खातिर इकट्ठे बैठे और एक कौम बन के सोचें। ये अगर वो नहीं करेंगे तो फिर ये अपने मैं एक ब्रेक ले लूं आपकी इजाजत से, एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक से वापस आके कंटिन्यू करते हैं। ये बात बिल्कुल आया है और हकीकत भी है कि 9 मई को जो कुछ हुआ उसने बहुत सारे मामलात में न सिर्फ ये कि रियासत को स्टेक पर लगाया, बल्कि आज दिन तक जब हम आप और बात कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें क्वेश्चन मार्क हो गई हैं। पूरा जो प्रोसेस है रियासत को चलाने का, उस पर सवाल और अब हम खड़े हुए हैं। लेकिन क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अल मारूफ PTI जो है, ये आगे अपना रोड मैप कैसे देख रही है, आगे कैसे चलना है इन्होंने, इस पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और मुझे ज्वाइन कर लिया है शौकत बसरा साहब ने, जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अल मारूफ PTI के रहनुमा हैं। और अभी जब हम ब्रेक पर थे तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी चल गई, और वो ये थी कि महमूद खान अचकज़ई ने जो ख़त लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि जो सदारती इंतखाबी अमल है उसको मुलतवी किया जाए, तो उनकी ये दरख्वास्त थी मुस्तरद कर दी गई है। शौकत बसरा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ज़ाहिर है आपके कैंडिडेट महमूद अचकज़ई साहब, और उनकी ये दरख्वास्त इस वक्त तक तो खबर यही है कि वो मुस्तरद हो गई है, जिसका मकसद यह है कि कल जो सदारती इंतखाबी अमल है वो अपने मुकर्ररा वक्त पर होगा, उसका वही सारा तरीक़ेकार होगा। ये फरमाइएगा कि इस सारी सिनेरियो में अब आपकी जो से है इन अदर वे, अगर मैं बात करूं मखसूस नशिस्तों के मामले पर, यह सदारती इंतखाबी अमल को जो आपने कहा कि ये गैर आईनी अमल होगा, अब ये अमल तो हो रहा है, इसमें आपकी अब अगली हिकमत अमली क्या होगी, क्योंकि आप रोक तो नहीं सके ये अमल अभी तक। पहली बात तो आपने कहा कि सुन्नी शौकत महमूद बसरा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अल मारूफ PTI, गुजारिश ये पाकिस्तान है। PTI इमरान खान जो है इस वक्त 80-90% पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। अगर कम अज़ कम हमारे साथ अदालतें नाइंसाफ़ी कर रही हैं, सिस्टम नाइंसाफ़ी कर रहा है, हमारे साथ ये जो PDM डाकुओं का टोला मिला हुआ है वो नाइंसाफ़ी कर रहा है, आप तो नाइंसाफ़ी ना करें। आपको तो हम सहाफ़ियों जंग लड़ रहे हैं कि आज ख़ास तौर पे ख़वातीन का आलमी दिन है। आप ये देखें कि एक तरफ ख़वातीन का आलमी दिन है और दूसरी तरफ आज ख़वातीन की सीटें छीनी जा रही हैं। आप कह रही हैं कि इलेक्शन होने जा रहा है। कौन सा इलेक्शन? ये जाली सदर का इलेक्शन कौन मुंतखब करेंगे? जाली असम्बलियाँ, यानी कि पाकिस्तान में हो ये रहा है 24 सीटों वाला जाली सदर मुंतखब होने जा रहा है। अच्छा। 17 सीटों वाला जाली वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो चुका है और 36 सीटों वाली जाली वज़ीर आला कैलबरी फॉन्ड मुंतखब हो चुकी है। ये पाकिस्तान में आइन और कानून को एक मजाक बना के रख दिया गया है। और बनाना रिपब्लिक क्या होता है? आज पाकिस्तान के अवाम को कीड़े मकोड़े समझा गया है, मैसेज ये दिया गया है कि आपकी ना कोई हैसियत है ना कोई औकात है, इसलिए ये कोई इलेक्शन नहीं है, ये एक पाकिस्तानी कौम के साथ मजाक हो रहा है। ये जो सदर मुंतखब होने जा रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि ये आज आधी से ज्यादा असम्बली नेशनल असम्बली, आधी से ज्यादा सूबाई असम्बली पंजाब,
समेत वजीर आजम और वजीर आला के और इसी तरह सिंध में जो लोग मुंतखब होकर आए हैं जी। ये जाली लोग हैं, जाली असम्बलियां हैं। वहां पर ये अल्लाह के नामों के नीचे खड़े होकर झूठे हलफ उठा रहे हैं। तो मुझे बताइए कि क्या पाकिस्तान को आज हमने जिसको हासिल किया था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो आज पाकिस्तान के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। शौकत बसरा साहब देखिए, हम डिबेट कर रहे हैं ना, हम यहाँ गुफ्तगू कर रहे हैं, तो इसलिए मैं इजाजत दीजिएगा सवाल करने की। जब 2018 में इंतखाबी अमल हुआ उसके ऊपर भी बहुत सवाल थे, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। उस वक्त जिस तरह से प्रोग्राम्स किए गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे इख्तिदार में आ गई, इनका तो बनता नहीं था, फलां सारी चीजें चलती रही। लेकिन बहरहाल आपने वो टेन्योर कम लगभग 3.5 साल का टेन्योर जो है वो आपने गुजारा। इस दौरान यही जो इस वक्त हुक्मरान जमात है ये कह रही थी कि आपका मैंडेट जाली है, उस जाली मैंडेट को भी चलने दिया गया। आप नहीं समझते कि इस खींचातानी के अंदर जो कि सियासी जमातों की जानिब से की जा रही है ये सिस्टम के लिए नुकसानदेह साबित होगी? आप जैसे जीरक लोग बार बार कह रहे हैं कि ये जाली है, ठीक है, गलत है, बहुत हद तक चीजों में खराबी है। जो हम फॉर्म 45 की बात कर रहे हैं वो टेम्पर्ड है बहुत हद तक, बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन मैं फिर भी आपसे ये तकरार से अगर पूछूं कि ये फरमाएं कि क्या हम सिस्टम नहीं चलने दें, हम इस सारी चीजों का पार्लियामान में तय ना करें, आप इनको हुकूमत के सही रास्ते पे नहीं लगा सकते बहैसियत ऑपोजिशन, ना कि ये कि सियासत बराए सियासत हो, मुखालफत बराए मुखालफत हो? सिस्टम आपने किसका नाम सिस्टम रखा हुआ है, या ये जो पीडीएम का टोला है जिस वक्त अवाम पे मुसल्लत है, सिस्टम किस चीज का नाम है? सिस्टम नाम है लूटने का, सूटने का, बारियां लेने का। तू वजीर आजम बन जा, तू सदर बन जा, तू गवर्नर ले ले, तू सिंध ले ले, मैं पंजाब ले लेना और लुटिए और फुटिए। इस सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए इमरान खान जद्दोजहद नहीं कर रहा। इमरान खान, मैं फिर कह रहा हूं, आज इमरान खान की पाकिस्तान को जरूरत है। वजीर आजम का ओहदा इमरान खान के नीचे बहुत छोटा है। अब आज 90% पाकिस्तान अवाम के साथ खड़ा है। आप किस तरह चला लेंगे इन असम्बलियों को या निज़ाम को? कोई भी इदारे, कोई भी असम्बली जब तक अवाम उनके पीछे ना हो वो नहीं चल सकते। आप जंग को ले लें, जंग लड़ी जाती है अवाम के सर पे। आप इसलिए आप हमें ये जो बता रही हैं कि सिस्टम, ये सिस्टम ही तो बेड़ा गर्क किया है। ये 70 साल में यहाँ पे इमरान खान नहीं रहा। शौकत बसरा साहब, मुझे आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि 8 फरवरी 2024 को होने वाले इंतखाबात में 100% सारे वोट सिर्फ पीटीआई को पड़े, बाकी सारी सियासी जमातों को एक वोट भी नहीं पड़ा। आप ये कहना चाहते हैं? यानी केपीके के अंदर आपकी हुकूमत बनी है तो आपको लगता है कि सारे लोग ही पीटीआई के वोटर्स थे, बाकी सारी सियासी जमातों का कोई वोटर सपोर्टर नहीं है, ये सारे एवं ही बस सियासत कर रहे हैं यहाँ पे? तब मैंने कहा, मैंने तो बड़ा क्लैरिटी के साथ कहा कि 2/3 मेजॉरिटी थी हमारी नेशनल असेंबली के अंदर, 2/3 मेजॉरिटी थी हमारी पंजाब असेंबली के अंदर। अच्छा। इनने ये जो भानुमती का कुनबा इकट्ठा हुआ है इमरान खान के डर से, सब लोग इकट्ठे हैं, ओ भाई इकट्ठे हो जाओ जल्दी जल्दी वरना इमरान खान आ जाएगा। इनको किसने वोट डाला? आप कराची में बैठी है, मुझे बताइए, जाए ना कराची के 15 हलकों में जो वहां पर 1,11,000 वोट ले रहा है आलमगीर, और आपने क्या किया? 11,000 लिए एमक्यूएम ने, उनको नोटिफाई कर दिया है। अभी तो कराची में जो एमक्यूएम है, सुनाए ना उनकी वीडियोस। मैं आपको शौकत बसरा साहब, मैं आपको याद दिलाऊं, 2018 में जब पीटीआई के 14 कैंडिडेट इसी शहर से इलेक्ट हुए थे ना, तो उनको भी नहीं पता था। खान जो आप जिनका नाम बार बार ले रहे हैं ना, पीटीआई बानी तहरीक का, वो खुद अचंभे में थे। बहुत सारे लोगों से मिलते हुए वो कह रहे थे भाई तुम भी जीत गए कराची से, मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि तुम जीत जाते हो। तो मतलब कहने का ये है कि अगर वो मामला वैसे थे तो शायद इस दफा भी कुछ मामला ऐसे ही हुआ है यहाँ पे। अगर मैं आपकी बात मान लूं, अगर उस वक्त आप कह रही हैं कि हमें एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई थी या निजाम लेकर आया था, तो आज इमरान खान को कौन लेकर आया है? आज तो हमें कह दिया गया जहां लेकर आए हैं वो आपकी हुकूमत बन रही है ना शौकत बसरा साहब। केपीके के अंदर आपको एक अच्छा मैंडेट मिला, वहां आपकी हुकूमत बन रही है, आप वहां अपनी कारकर्दगी दिखाएंगे, बाकी जगहों पर आप ऑपोजिशन की हैसियत से अपनी कारकर्दगी नहीं दिखा सकते, आपका ख्याल है? एब्सोल्युटली नॉट। हम इस गड़े सड़े बसीदा निजाम को बचाने के लिए नहीं आए। हम लोग, मैं फिर कह रहा हूं, हमारी स्टेगर रूल ऑफ लॉ के लिए आपने 2018 की बात की, सुन लीजिए जी सर। अगर आपका थीसिस मान लूं, आज तो साड़ी गल हो गई है, साड़ी गल हो गई है, अमेरिका भी साडे नाल, दुनिया भी साडे नाल, एस्टेब्लिशमेंट भी हमारे साथ, डीसी भी हमारे साथ, एसएचओ भी हमारे। आज इमरान खान को कौन लेकर आया है? आज शौकत बसरा आपके सामने बैठा है,
मैं 1 लाख वोट लेकर आया, सुप्रीम कोर्ट से मेरे कागज मालूम है। जी। तीसरे नंबर पर इजाजुल हक साबिक कामर डिक्टेटर जनरल जियाउल हक का बेटा तीसरे नंबर पर 58,000 वोटरों के साथ 40,000 मेरे वोटों से हारा हुआ है। सर, आप इजाजुल हक के बेटे की बात कर रहे हैं ना, रुकिएगा शौकत बसरा साहब। उमर अयूब साहब जिनको आप अपोजिशन लीडर बना, शौकत बसरा साहब मेरी सवाल सुन लीजिएगा ना, जिस इजाजुल हक साहब के लिए आप रो रहे हैं, वो उमर अयूब साहब आपको मालूम है कि वो किसके साहबजादे हैं और उन्होंने पाकिस्तान की तारीख में उनके वालिद साहब का नाम किस तरह से याद किया जाता है, जरा वो उस पर भी कुछ कलाम फरमाइए। अगर आपकी बात इसको मान लूं अयूब खान के बेटे हैं तो मुझे बताइए उमर अयूब साहब आज किसके साथ खड़े हैं? आपके साथ। आज जो सारा प्रधानमंत्री का कुनबा किधर खड़ा है? आपके साथ। सुने उमर अयूब साहब वो हैं जिन्होंने आज जिनके ऊपर 30 FIR हैं, जिनके जिस्म पे आपने निशानात देखे थे ना जब तशद्दुद हुआ था उनके ऊपर। आज वो भी अगर उसी टोले के साथ होते, दूध पीने वाले मजनू होते, तो आज वो भी उनके साथ खड़े होते, कहीं वजीर होते, कहीं गवर्नर होते। ये तो बात ये हो गई कि जो आपके साथ है वो मासूम है, परहेजगार है, मुत्तकी है, बेहतर है, वो सिस्टम के लिए बेहतर इंसान हो सकता है। जो उधर चला जाए वो तो नालायक है, बदतरीन है, खराब है, बुरा है। मुझे लॉजिक के साथ कन्विंस कीजिए। मैं लॉजिक ही तो दे रही हूं आपको। अगर इजाजुल हक बुरे हैं तो उमर अयूब साहब बेहतरीन इंसान है, क्योंकि वो अयूब खान के बेटे और यहाँ साहब का मैं आपको जियाउल हक के बेटे। आज उमर अयूब साहब सुने मेरी गुजारिश सुन लें। जी सर। आज उमर अयूब साहब किसके साथ खड़े हैं, किसके साथ स्ट्रगल कर रहे हैं? आप तो खुद कह रही हैं हम लोग या जेलों में हैं या हम रूपोश हैं। मैं आपसे तब पूछता, आज हालत यह है, क्या डॉक्टर यास्मीन दहशतगर्द है? क्या तैयबा राजा दहशतगर्द है? क्या सनम जावेद दहशतगर्द है? क्या उमर अयूब की माए बहनें बेटियां दहशतगर्द हैं? मुझे हंसी आ रही है, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं शौकत बसरा साहब, लेकिन फिर ये जवाब दे के जाइए, ये जवाब दे के जाइए शौकत बसरा साहब। आप यहां तक डिबेट ले आए। मुझे बात करने दीजिए। अब नहीं, मुझे बात मुकम्मल कर लेने दें। 6 महीने मैं अपनी माओ बहनों बेटियों की इज्जत बचाता फिरा हूं। जिस चीज का तल्लक पीटीआई से था, आज पाकिस्तान में रहते हुए हम डर रहे थे कि मेरी माँ बहन बेटी की अल्लाह ताला इज्जत महफूज कर दे। हमारी घर की चादर बिल्कुल गलत हुआ है। हम इसकी 100% मजम्मत करते हैं। जिन बहन बेटियों भाई जिन लोगों के साथ भी बुरा हुआ है वो बहुत गलत हुआ। लेकिन शौकत बसरा साहब थोड़ी हिस्ट्री को भी देख लेना। अयूब खान साहब ने जो मोहतरमा फातिमा जिन्ना साहब के साथ किया, आपको लगता है कि वो दुरुस्त अमल था? वो उस वक्त गलत था और आज जो हो रहा है वो ठीक किया जा रहा है। अयूब खान हो, यहां पर याया खान हो, जियाउल हक हो, परवेज मुशर्रफ हो या बाजवा साहब हो, जिसने गलत किया वो सिर्फ काबिल मुजम्मत ही नहीं, काबिल गिरफ्त है। मैंने कब कहा आपको जस्टिफाई कर रहा हूं? मैं तो आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर कल मेरे वालिद ने किसी गलत आदमी का साथ दिया था या गलत काम किया था तो उसकी सजा बेटे को देंगी। बेटा तो वो है जो 6 महीने से अपनी सरजमीन के लिए सुने जी 6 महीने से अपनी पाकिस्तान के लिए, अपनी धरती माँ के लिए अपना सारा कुछ बर्बाद कर दिया। मुझे भी ऑफर हुई थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आपके सब गुनाह पाक, आप पीटीआई छोड़ दें, आप पाक साफ, आप इमरान खान को छोड़ दें, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, आप पाक पवित्र हो जाएंगे। ये उज़्मा कारदार साहिबा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ाहिर सपोर्टर और खिलाड़ी थी, फिर अचानक मतवाली हो गई हैं। तो अब इनसे जरा मैं आखिरी कमेंट ले लूँ क्योंकि मुझे ब्रेक पे जाना है। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब भी इंतजार कर रहे हैं। उज़्मा कारदार साहिबा, ये आप इजाजुल हक साहब आज आपको अच्छे लग रहे हैं, अगर उनके साथ उमर अयूब साहब खड़े हुए तो आपको लगता है ये जायज़ ही है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये तो भानमती का कुंभा सारा जमा हो गया है, यानी PDM 2 है और इनके पल्ले है कुछ नहीं। क्योंकि बकौल शौकत बसरा साहब के कि 99 पॉइंट मुझे तो लग रहा है वो % दे रहे हैं कि सारे वोट पीटीआई को पड़े थे। आप लोग तो फारिग हो चुके हैं। जी बिल्कुल, देखें सना, बात सारी ये है, इनका तो एब्सोल्युटली नॉट भी एब्सोल्युटली यस हो गया है। और हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान में तो सब तो जाली मैंडेट है भाई, सारे लोग सारे फारिग हैं। यहाँ पे तो 100% आप 100 इलेक्शन करा लें सना, वो 100 इलेक्शन इन्होंने नहीं माननी जब तक कि इनके 100% जो है वोट इनको नहीं मिलेंगे। ये किसी को ना इज्जत देते हैं, यही फेलियर की वजह थी। 3.5 साल क्यों ये फेल हुए? क्योंकि बानी साहब किसी से बात करने को तैयार ही नहीं थे, किसी के मैंडेट को इज्जत देने को तैयार ही नहीं थे। अब इनको अल्लाह भला करे,
इनको फाफिन की रिपोर्ट जरा पढ़वा दें। फाफिन कहता है कि जी जो 2/3 वोटर्स थे पाकिस्तान के 2024 में, उन्होंने पीटीआई को वोट ही नहीं डाला। आप खाली फाफिन की रिपोर्ट ना पढ़े उस्मा कारदार साहबा, आप पिलडैट की रिपोर्ट भी पढ़ें। आप बाकी जो इदारे लिख रहे हैं इस इलेक्शन के बारे में, देखिए जो फेयर बात है ना, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, आई एम रियली सॉरी, मुझे बिल्कुल थैंक यू वेरी मच उस्मा कारदार साहबा। वादा रहा कि इंशाल्लाह आपसे आइंदा आने वाले दिनों में बात होगी, लेकिन जो इस वक्त सिचुएशन है इस इलेक्शन के बाद, मुझे लगता है उसमें सवालात बहुत हैं। एक ब्रेक है, उस ब्रेक से वापस आकर जरा हम एमकेएम से ये सवाल कर लें कि ये जो पीपल्स पार्टी को आप वोट दे रहे हैं, इसमें क्या शराइत आपने तय की हैं इस ब्रेक के बाद? वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे और जाते हुए मैंने आपसे कहा कि जरा एमकेएम के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार साहब से बात करें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसा क्या गुर लेकर आती है कि एमकेएम हमेशा ही जिस तरह से अगर वो वोट मांगे या बाकी मामला वो आराम से तय हो जाते हैं। डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, जाहिर आपको बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर भी एमकेएम के हवाले से बात की जा रही है, लेकिन वाकई वो क्या तुरुप का पता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास? क्या गुर है कि वो आते हैं, आपसे वोट मांगते हैं और आप हंसते हंसते उनकी झोली में अपने वोट डाल देते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत में कतई और कतई नहीं जा रहे। इसी पर सबसे ज्यादा लोगों को परेशानी और क्रिटिसिज्म होती है ना, उनके साथ कोई तहरीरी ऐसा माहिदा नहीं कर रहे। अच्छा। माजी की तरह जो कि माहिदों के तो हमारे पास जो है ना वो पलंदे पड़े हुए हैं, लेकिन अमल नहीं होता ना। बिल्कुल। तो इसलिए हमने एक वो इख्तियार किया रूट जो कि पीएमएलएन का और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का है, वो कि 16 महीने की पीडीएम 1 में उन्होंने भी कोई खास तवज्जो नहीं दी महंगाई बेरोजगारी को खत्म करने पर, बल्कि उसमें इजाफा हुआ, और ना कराची के मसाइल और हैदराबाद कहीं तवज्जो नहीं दी। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि उन्होंने मरदमशुमारी में इंसाफ किया, किसी हद तक कुछ आबादी लापता बाजियाब हुई, और पीपल्स पार्टी को भी ये समझाया कि भाई ये 2 लसानी सूबा है या 2 सियासी जमातों का सूबा है। अच्छा। एक अर्बन सिंध, और वो आप ही के कायद जुल्फकार अली भुट्टो शहीद ने इंतजामी तौर पर डिवाइड कर दिया कि यहाँ का कोटा वहाँ का कोटा, तो अब आपको तो ये जो आपने बोया है वो तो आपको पूरी जिंदगी भर। इसीलिए एमकेएम एक नई जमात की, पहले जमात इस्लामी जेयूपी थी। अच्छा, अब ये दोनों को रियलाइज कराना है कि भाई पड़ोसी हैं, रहना साथ है, लड़के रहना है तो भी पड़ोसी रहेंगे, एक दूसरे के पड़ोस से तो पड़ोस वो तो खत्म नहीं कर सकते। तो देखिए, हमने सिर्फ सदर के इलेक्शन में इसलिए सपोर्ट का ऐलान किया कि दूसरी तरफ उम्मीदवार जो है ना वो महमूद खान असलग रही है। जी। उन्होंने भी जिस तरह के लबो लहजा इख्तियार किया था उर्दू जबान के खिलाफ, उर्दू बोलने वालों के खिलाफ, और जिस तरह की उनकी भी अपनी वो रही है, तो अब दो में से जो बेहतर उम्मीदवार हमने मतलब जो निस्बतन बेहतर है। देखें, अब हमें कोई आसिफ अली जरदारी साहब का भी अच्छा तजुर्बा नहीं हुआ, मैं नहीं कह रहा कि उनमें कोई हीरे जवाहरात लगे थे। अच्छा, फिर क्योंकि एक कोalition बन रही है जिसमें वजारतों से ज्यादा कोई अंडरस्टैंडिंग है कि भाई मुल्क की इकोनॉमी को सबसे पहले फिक्स करना है, और इकोनॉमी को फिक्स करना तो कराची का रोल है। अब अगर कल बिलावल आते हैं, वोट मांगते हैं, उन्हें भी कोई चांस चाहिए, उनके वालिद साहब भले सदर बन रहे, लेकिन अगर उनकी गारंटी उनका बेटा बिलावल लेता इस हद तक के पहले मैं वजीर खारजा था और मैं तवज्जो नहीं दे सका सिंध 16 महीने में, लेकिन अब अल्लाह ने अगर ये मुझे दिया है टाइम, तो मैं सिंध से, और मेरा शहर कराची है, और कराची ही में मैं पैदा हुआ, पला बड़ा, स्कूल मेरा सब कराची से हुआ, तो मुझ पर भी कर्ज है। और आपने जो 3 बातें की हैं कि कराची के लिए मंसूबे और उन पर मुश्तरका ओनरशिप के साथ अमल दरामद, नंबर 1। नंबर 2, आईनी तरमीम इख्तियारात की मुंतकली निचली सतह पर, और तीसरा जो नौकरियों में हमारे कोटे के साथ जाती है उसका इजाला। ये तीनों बातें माकूल हैं, रीजनेबल हैं, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि थोड़ा सा मैं इसकी निटी-गिरिटी को समझ लूँ, जिसके लिए मुझे आपके साथ मीटिंग करनी। मैं आज नॉन कमिटेड हूँ, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये खूबसूरत बातें, इश्यूज की बातें हैं,
और अच्छा। ये मेरे दिल को लगती हैं। अच्छा। अब उसने जब ये सारी बातें की हैं तो ये बिलावल भुट्टो के साथ हमारा पहला एनकाउंटर इस तरह का ना। अच्छा। हमने आसिफ अली जरदारी साहब को आजमाया, वो कहीं बेबस थे, कहीं वो खुद नहीं कर सके या नहीं करना चाहते थे। अच्छा। लेकिन अब अगर सिंध के दही से सिंध के अवाम ने इतनी सीटें और इतने वोट दे ही दिए उन्हें, तो मुझे बताइए ये तो चॉइस मेरे पास नहीं थी, या ना सना आशफी के पास थी, ना किसी एंकर के पास, ना मेरे क्रिटिक्स के पास। भाई मुझे भी तो चॉइस देना कि भाई मैं किसी को सिलेक्ट करूं, मैं किसको वोट दूं, किसको ना दूं, जब रिवायती सियासत पाकिस्तान में अभी तक उरूज पर है, वही वडेरे जागीरदार ठीक है। जीत रहे हैं, वही सरमायादार जीत रहे हैं और उन्हीं की हुकूमतें बन रही हैं, तो मुझे भी तो कोई चॉइस पाकिस्तान में देना। ठीक है डॉक्टर साहब, अब मैं ये सवाल आपसे करना चाह रही थी कि ज़ाहिर है महमूद खान अचकज़ई की दरखास्त एक जानिब तो हम देख रहे हैं मुस्तरद हो गई है, वो फिर अपना ज़ाहिर पूरा जो फॉर्म है सदारती इंतखाबी अमल का वो मुकम्मल होगा, लेकिन आपको लगता है कि ये जो एप्लीकेशन थी इसकी कहीं ना कहीं वेटेज मौजूद है? महमूद खान अचकज़ई साहब कह रहे हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो पूरा नहीं है और उसके ना होने के बावजूद आप सदारती इंतखाबी अमल की तरफ जा रहे हैं, जो कि गैर आईनी कदम है। आप समझते हैं कि ये एक नुक्ता है जिसको आगे जाके जो डिबेट बन सकता है, या इससे कहीं ना कहीं मसाइल खड़े होंगे? फारूक साहब देखिए, ये चीज तो इलेक्शन कमीशन में पहले ही साबित हो गई ना, जब मुख्तलिफ नशिस्तों पर पीटीआई और शायद सुन्नी काउंसिल वालों ने जब वहाँ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अल मारूफ पीटीआई जी पीएमएलएन वालों ने अपनी तरफ से हायर किया था और उन्होंने जो वहाँ आर्गुमेंट किए मुखालिफ जो वकला थे उन्होंने किए, तो फरूक नसीम साहब की बात को इलेक्शन कमीशन ने सही माना, उनकी लॉजिक को, उनके दलाइल को और उनके कानूनी हवालों को। तो मेरे ख्याल में ये जो महमूद खान अचकज़ई जाएंगे ना, तो फिर इलेक्शन कमीशन में इनकी किसी पिटीशन और दरखास्त का भी वही हाल। डॉक्टर साहब, अभी हम ज़ाहिर बात कर रहे हैं इलेक्शन के सदारती हवाले से, लेकिन मुझे याद पड़ रहा था कि ये बताएंगे आपके कि वफाक के साथ जाहिर है जब आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, तो क्या हम ये इंतज़ार करें या ये खातिर जमा रखें कि सिंध में भी कोई इत्तेहाद, कोई शराकतदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हो ही जाएगी किसी तरह से? देखिए, उन्होंने हमारे दरवाजे दर पे आकर हमसे ये सवाल करके, जबकि हमने खूब पेट भर के उनको 15 सालों का जो उनकी अदम तवज्जुही, उनकी नाअहली, नाकिस कारकर्दगी, तो हमने ये नहीं कहा कि ये तासुब था। लोगों ने इसको तासुब का वो भी पहनाया ना, लेकिन हमने हम कहते हैं कि ये लक्सानी नहीं था, तासुब नहीं था। आपने तो शायद नवाज शाह लाड़काना को भी कुछ नहीं दिया, तो मैं कैसे कहूँ तासुब। लेकिन आपने जिस तरह इग्नोर किया है और जिस तरह एक बूंद इजाफी पानी नहीं दिया, तो उस सारी बातों को बिलावल भुट्टो ने जिस फहम और फरासत के साथ उसका हमारे सामने जवाब रखा, हालांकि नॉन कमिटल है वो, जैसे मैं कह रहा हूँ कोई वादे नहीं किए, लेकिन इसने कहा डॉक्टर साहब आपको फ़र्क महसूस होगा, हमें इन सारी चीज़ों का इजाला करना है और मैं खुद इन सारी चीज़ों को मॉनिटर करूँगा और मुझे आप लोगों की बातें इशूज़ पर मुश्तमिल है और जायज़ बातें, सही बातें हैं। बस ये है कि मेरे लोगों का उस पर अगर कोई इख्तलाफी नुक्ता निगाह में दोनों की सुन के मैं बैठ के इंसाफ पर फैसला करके जो इजाला करना है, मैं सारी नौकरियों में, मंसूबों में, पानी में, निकासियात, बल्दियाती इख्तियारात और ये करें, मैं डेवोल्यूशन के हक में हूँ। तो ये मैं उसके जुमले कोट कर रहा हूँ, मैं डेवोल्यूशन के हक में हूँ और मुझे कोई बताया जाता है कि फिल्म में डेवोल्यूशन हो गई है, तो मैंने कहा ये गलत बताया जा रहा है, आपको मिसगाइड किया जा रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़रा अभी हम बहुत सारे मामलात हैं और मुझे पता है कि इजलास और बाकी सारी आप लोग इस्लामाबाद की राहदारियों में घूम रहे हैं। मुझे ये फरमाइएगा कि इस वक्त तक जो हालात थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ सिंध में आपके, वो हम ये देख रहे थे कि आप डॉक्टर आसिम के खिलाफ FIR कटवा रहे थे। आप कह रहे थे कि हमारे वर्कर्स को इन्होंने मारा है, निहत्ते वर्कर्स को मारा है, दफातर में घुस के मारा है। तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ये सारा जो सेटअप आप आगे लेके चल रहे हैं, आपको लगता है कि इसका कहीं ना कहीं आपको, आई एम सॉरी लेकिन कोई बैगेज उठाना पड़ सकता है मुस्तकबिल में? मैं समझता हूँ ये भी बड़ा अच्छा और अहम सवाल है। ये तो पहले तय करना है मियां नवाज शरीफ साहब को, मियां शहबाज शरीफ साहब को और मरीम नवाज साहब को, जिन्होंने ये इक़्तिदार के कलमदान संभाले सबसे आला सतह के सूबे में भी या फिर मरकज में। तो अब वो तय करेंगे अगर वो समझते हैं कि वो अपनी मर्जी से शायद वज़ीर ख़जाना को नहीं लगा पा रहे या वज़ीर दाखिला को नहीं लगा पा रहे, तो ये आगे क्या होने जा रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये तो हम भी अगर ऐसा हुआ तो
हमारी इनके साथ मीटिंग का सिलसिला रहेगा, हम भी मालूम करेंगे कि इसके पीछे क्या है। डॉक्टर साहब, वक्त की किल्लत है, मैं चाहूंगी कि बस एक छोटी सी बात ज़रा से उस पर अगर आपका तबसरा या तज्जिया मुझे मिले, उसका जवाब भी ये फरमाइएगा कि मोहसिन नकवी साहब का नाम आ रहा है। अब मोहसिन नकवी साहब मंजूर नज़र होते जा रहे हैं, वक्त के साथ साथ हम देख रहे हैं वजारत ख़जाना भी मुस्लिम लीग नवाज के पल्ले नहीं पड़ी है, और यानी कि इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ जो हैं, लगता ऐसा है कि काबीना में वो चेहरे होंगे जो मुस्लिम लीग नवाज के पुराने लोग नहीं होंगे। तो अगर मुस्लिम लीग नवाज खुद इतनी कमज़ोर मसल्स के साथ खड़ी है, तो आप नहीं समझते कि उसकी इत्तेहादी भी जब उनकी जिसे कहते हैं बासपुर्स करेगी आवाम, तो उनके इत्तेहादियों की भी करेगी, जिसमें आपका शुमार भी होगा, लोग आपको भी कटहरे में खड़ा करेंगे कि भाई आपने इस हुकूमत को स्ट्रेंथनाइज किया था, इनके लिए हमारे वोट मांगे थे। जी, मैं तो देखें, मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी ने भी कोई नाम मुझे दिया और वो केपेबल है, कॉम्पिटेंट है, और इस वक्त पाकिस्तान की मईशत को ऐसे ही लोग एड्रेस कर सकते हैं, तो मुझे इसमें कोई हर्ज नजर नहीं आता। वजीर दाखिला भी कोई ऐसा आदमी हो जो कि मुंतखब जो MNA है, सेनेटर, उनमें नहीं लगता कि कोई उतना ज्यादा प्रोफेशनली कर सके, तो कोई और है तो ठीक है, लेकिन मोहसिन नकवी की चॉइस भी कोई बहुत ज्यादा आइडियल नहीं होगी वजीर दाखिला के लिए। ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत ज्यादा वो डिलीवर कर सकते हैं। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, वक्त की किल्लत है, वरना मैं आपसे मजीद भी कुछ सवालात करना चाह रही थी कि विफाक में जिस तरह से आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को स्ट्रेंथनाइज कर रहे हैं, तो फिर हम ये समझें कि सिंध में भी कहीं ना कहीं शराकत दारी हो सकती है या नहीं। लेकिन आज के लिए इतना ही। कुछ और अहम तरीन मामलात चल रहे हैं मुल्क के, और उस पर हमारी नजर भी है। कल के सदारती इंतखाबी अमल के हवाले से भी आपको अपडेट रखेगा GTV आज के प्रोग्राम से। सना हाशमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।